भोलेनाथ जी का आज दिन है सोमवार। तो वाकई में अगर हम लोग वो क्या है, मतलब भोलेनाथ जी योगी हैं, तो उनके अगर हम लोग नियम का पालन कर लें या उनके अनुसार हम योग कर लें, तो उनके जैसा तो नहीं बन सकते, पर हम कम से कम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं योग के माध्यम से, है ना। तो हमें योग रोज रोज प्रतिदिन कम से कम आधा घंटे जो हम लोग जोड़ रहे हैं, तो उसमें सबको अच्छे से योग करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर, है ना। अब योग योग तो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ हम लोग को क्या करना है कि हमारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, है ना, हमारे लीवर, किडनी, हार्ट है, जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, उनको भी हम लोग को योग के माध्यम से जगाते रहना है और उनको भी स्वस्थ रखना है। तो उन्हीं में से आज एक छोटे से ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, है ना, जो हमारे पाचन तंत्र की भूमिका बहुत बखूबी निभाता है, मतलब पाचन तंत्र में बहुत बखूबी अपना योगदान देता है, और हमारे ब्लड शुगर के लिए भी बहुत योगदान देता है, बहुत ही ज्यादा योगदान देता है ना। तो हम लोग बात करते हैं आज लीवर के एक छोटे से भाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंक्रियास कहते हैं, या हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, है ना। तो यह हमारे पेट के ऊपरी भाग में पीछे की ओर स्थित होता है ना। ये लीवर का ही एक भाग होता है, ठीक है। तो ये करता क्या है, इसमें इसका मतलब जो कार्य है वो बहुत ही हमारे शरीर में इम्पोर्टेंस होता है ना। ये और इसकी जो साइज होती है लगभग 200 ग्राम के आसपास होती है, 5 इंच लंबा होता है। और एक आप इसको देखोगे, आप पेंक्रियास के बारे में अगर आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे कि एक ना पत्ते नुमा इसकी आकार होती है ना। लेकिन ये पत्ते नुमा जो आकार होती है, जो 5 इंच की, ये बहुत बड़े बड़े कार्यों का निर्वहन करती है हमारे शरीर के लिए। जैसे कि पहला काम इसका होता है हमारा, जैसे बाइल जूस, है ना, बाइल जूस बोल रहा हूँ सर, पाचन एंजाइम। पाचन एंजाइम जो क्या करता है कि, या जो पेंक्रियाटिक सेल्स हैं, है ना, वो क्या करती हैं कि बहुत सारे मतलब पाचन जूस का वहां से प्रोडक्शन करती है। तो पाचन जूस का प्रोडक्शन करती है, तभी हमारे क्या होता है, पाचन हमारे जो खाना हम जो खाते हैं, उसको पचने के लिए कौन काम करता है, पाचन जो एंजाइम, वो जो पैंक्रियास जो प्रोडक्शन करता है, वही काम करता है ना। तो इसमें दो तरह की फंक्शन होती है, पैंक्रियास में दो तरह की फंक्शन का निर्वहन होता है। जैसे कि पहला फंक्शन होता है हमारा, इन पहला जो फंक्शन है वो होता है एक्सोक्राइन, है ना। एक्सोक्राइन में दो तरह के कार्य होते हैं इसमें, पाचन एंजाइम का प्रोडक्शन होना, और दूसरा बाइकार्बोनेट का निर्माण, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पाचन जो पाचन एंजाइम जो बनाता है ना, ये जो एक्सोक्राइन जो फंक्शन के तहत जो होता है, इसमें यही होता है कि पेंक्रियास के द्वारा पाचन एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है। पाचन एंजाइम का जब प्रोडक्शन होता है, तब वह हमारे छोटी आंत का जो ऊपरी भाग होता है ना, वहां पे जा करके ये क्या करता है, एक होता है पेंक्रियाज डक्ट, पेंक्रियाज डक्ट जो बोलते हैं, उस नली के माध्यम से जा करके वो हमारी छोटी आंत में वो जो एंजाइम बनता है उसको भेजता है, और हमारे छोटी आंत में जो खाना होता है उसे पचाने का कार्य करता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि हमारे खाना, हमारा जो पेट में जितने भी खाने होते हैं वो एसिडिक होते हैं, है ना। तो उसमें भी यह क्या करता है कि बाइकार्बोनेट का निर्माण करके जो हमारे पेट में एसिड का जो स्तर है उसको भी नियंत्रित करने का काम यही पैंक्रियास करता है। उसके बाद सेकेंड फंक्शन होता है आपका एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है कि पैंक्रियास का एक सेल्स होता है जिसे बीटा सेल्स कहा जाता है। तो वो बीटा सेल्स के माध्यम से क्या करेगा, बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकोगॉन हार्मोन्स, दो तरह के हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। तो बीटा सेल्स के माध्यम से जो इंसुलिन बनता है, तो वो किस कार्य में आता है, ये आपने कभी कभी सुना होगा या बहुत बार कहीं ना कहीं सुना ही होगा, कि इंसुलिन हम हार्मोन्स हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। अगर किसी के शरीर में इंसुलिन की मात्रा नहीं बनती है या कम बनती है, तो वह शुगर के या डायबिटीज का मरीज बन सकता है। तो ये हमारे शरीर के लिए जो इंसुलिन हार्मोन्स है और ग्लूकागोन हार्मोन्स है,
इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स है, जो हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, हमारे खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ऐसे चीजों को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही प्रमुख जो हार्मोन्स है उसका निर्माण करता है। तो आप समझिए कि अब अगर आप इतना महत्वपूर्ण कार्य यह करता है, देखिए हमारे शरीर में क्या है कि हमें पाचन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। जो पाचक एंजाइम है वो पचाने के लिए बहुत जरूरी है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो निर्माण कर रहा है, वो भी हमारे शरीर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मतलब अगर हम ये जैसे हमारा पेंक्रियास ऐसा वो बना लिया, अगर पेंक्रियाटिस हो जाए अगर हमको, है ना, हमारा पेंक्रियास अगर खराब होने लग जाए या धीरे धीरे उसमें कुछ दिक्कतें आने लग जाए, तो ये जो तो जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, है ना। और वो नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि हमारे शरीर में जो जो भी हम लोग खाना खाएंगे उसको पचने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या हमारा पाचन तंत्र का जो सिस्टम है वो ही खराब हो जाएगा, मतलब खाने को पचाने के लिए परेशानियां होगी, है ना, या दिक्कतें आ सकती है हमारे लाइफ में। तो क्या करना है कि पेंक्रियास अगर आप देखिए अगर पेंक्रियास अगर नहीं वो बना पा रहा है, मतलब एंजाइम नहीं बना पा रहा है पाचन एंजाइम, तो पाचन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको झेलनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर बीटा सेल्स से ग्लूकोगॉन और इंसुलिन का निर्माण अगर नहीं हो पा रहा है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो आपके जो ब्लड में शर्करा की मात्रा है वो बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो जाएगी, और आप बहुत जल्द ही शुगर जैसे बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। और आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिसिन की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जैसे कि टाइप 1 जो डायबिटीज होता है ना, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट मतलब कि इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। तो अगर बीटा सेल्स अगर इंसुलिन बनाना बंद कर दे या ग्लूकोगॉन बनाना बंद कर दे, तो आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो टाइप 1 वाले जो डायबिटीज हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। और ये भी टाइप 1 जो जो बीमारी है, या टाइप 1 जो शुगर हम लोग डायबिटीज जो बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं ये इसी इंसुलिन रेजिस्टेंट के वजह से होती है। उसमें क्या होता है कि पेंक्रियास जब उसका जो पेंक्रियास है एकदम निष्क्रिय हो जाता है, जिसके वजह से एकदम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, और ब्लड शुगर या ब्लड में जो शर्करा की मात्रा है उसको नियंत्रित करने के लिए इसको आ, इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। तो इसमें क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है ना। तो ये इंसुलिन हमको बाहर से देना पड़ जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से हुआ, हमारे पेंक्रियास के वजह से। होता क्या है कि हमारे पेंक्रियास का जो लिम्फ वाली जो साइज है वो कटीलेदार की तरह होती है। तो वो कटीलेदार जो भाग होते हैं उन्हीं से ही हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। अगर आप सोचिए कि वो जो कटीलादार भाग है पेंक्रियास का, वो अगर मतलब कटीलादार भाग अगर प्लेन हो जाए, तो उस प्लेन वाले भाग से इंसुलिन का प्रोडक्शन होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो आपके पेंक्रियास का वो कटीला वाला भाग कितना इम्पोर्टेंट है आपके ब्लड शुगर के लिए, आप उसको समझ सकते हैं। तो इसमें यही प्रक्रिया होती है ना। तो इंसुलिन अब नहीं बनेगा तो भाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ते ही जाएगा ना, और उसके वजह हमको बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। हम लोग बाहर के इंसुलिन के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, टाइप 1 अगर शुगर जो होता है उसी में। तो टाइप 2 जो शुगर होता है या डायबिटीज होता है उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसमें भी अगर आप रोज नित्य नित्य अपने खाने को कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो आप अगर शुगर के मरीज घोषित हो गए हैं, तो अगर आपने अपने डाइट को सही नहीं किया, आपने अपन जीवन स्तर को नहीं सुधारा या जीवन शैली को नहीं सुधारा, आप खाने में भी अनियमितता बरतते रहे, या लगातार लगातार आप लापरवाही बरतते रहे, तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि आप टाइप 2 शुगर के साथ 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 तो जी ही रहे थे, लेकिन एक समय में इंसुलिन रेजिस्टेंट की अ, संभावना भी आ सकती है। तो अगर आप अपने डाइट में अगर आज भी अगर कोई शुगर के मरीज होंगे और अपना डाइट चेंज नहीं किए हैं, या अपने खान पान में अभी भी अनियमितता रखे हुए हैं,
तो इसके लिए भी आप मतलब सोच सकते हैं और अपने जीवन स्तर को या जीवन शैली को अच्छा रख सकते हैं, है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि जैसे पैंक्रियाज के खराब होने के शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर आ, ऐसा कुछ लक्षण दिखता है तो आप जरूर पैंक्रियाज का एक टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे कि पाचन संबंधी कुछ लक्षण दिखाई देता है। पाचन संबंधी लक्षण में सबसे पहले तो आपके पेट के जो ऊपरी भाग होते हैं, पेट के ऊपरी भाग में बहुत ज्यादा अगर पेन हो रहा है लगातार लगातार 2 2 3 दिन, तो आप उसमें पेंक्रियाज के स्वेलिंग की संभावना हो सकती है, पेंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा संभावना है। ये शुरुआती लक्षण है। दूसरा, भोजन करने के बाद में पेट फूल जाता है ना, पेट फूलने लगता है, अधिक दस्त लग जाती है, और वो दस्त में आपके बहुत ज्यादा लगातार लगातार स्मेलिंग हो रही, बहुत ज्यादा स्मेल हो रहा है। तो ये भी आपके पाचन तंत्र से संबंधित है। आपके खाना मतलब पेंक्रियाज से सही मात्रा में एंजाइम रिलीज नहीं हो पा रहा है और पच नहीं पा रहा है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके जो मल का रंग भी मतलब हल्का हो सकता है, भूख में कमी आ सकती है। और अगर अचानक से आपका वजन कम हो जा रहा है ना, अगर आपका एक महीने में 5 से 10 किलो का अचानक से वजन कम हो जाता है, तो भी यह पेंक्रियाटिस या पेंक्रियाज के स्वेलिंग या पेंक्रियाज के खराबी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे, है ना, और आपको अचानक से आप डॉक्टर के पास गए कि अलग कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, और आप अचानक से डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर ने आपको जांच करके बता दिया कि आपको शुगर है ना। तो अगर आप एक्चुअल में अगर आपको शुगर है या डायबिटीज है, और आपके टेस्ट में अगर सही में अगर शुगर या डायबिटीज आ रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके पेंक्रियास में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो गई हैं। तो अगर शुरुआती लक्षण ऐसे कुछ दिखाई देते हैं, तो उसको भी आप ठीक करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि आपके मेन प्रयास आपका क्या होना चाहिए, आपके जीवन शैली के बारे में, है ना। सबसे पहले आपको अपने जीवन शैली का सुधार करना होगा। तो आइए जानते हैं कि मतलब हम अपने पैंक्रियास को या अपने बाकी ऑर्गन्स को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो पैंक्रियास है वो, या हमारे लीवर्स हैं, है ना, क्योंकि लीवर भी कहीं ना कहीं पाचन के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, और वो पैंक्रियास का ही मतलब पैंक्रियास और लीवर एक दूसरे के से मिले मतलब मिले हुए एक भाग ही है, मान के चलिए। तो बाइल जूस का भी हमको बहुत जरूरत है, पाचन एंजाइम का भी बहुत जरूरत है। तो इन सारे ऑर्गन्स को हमको स्वस्थ रखना है, विशेषकर जैसे हमको पैंक्रियास को ही स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले हमें अपने गाल ब्लैडर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना होगा, है ना। क्योंकि गाल ब्लैडर के स्टोन के वजह से भी, है ना, गाल ब्लैडर में जैसे स्टोन होता है, तो हमारे पैंक्रियास से जुड़ी हुई जो नली है उसमें जाकर के भी ये पैंक्रियास को स्वेलिंग करने का काम करता है और पैंक्रियास के कार्यों को बाधित करता है ना। तो गाल ब्लैडर का भी हमको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में हमको एल्कोहल जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहना है, जैसे नशा वाली चीजों से दूर रहना है। अगर किसी को लीवर या पैंक्रियास से रिलेटेड अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं और नहीं भी आई हैं, है ना, अगर आप गलत हैबिट्स में हैं, तो अल्कोहल जैसे तंबाकू गुटखा, ये सारी चीजों से हमको बिल्कुल दूर रहना होगा। अगर कोई है तो उसको हट जाना होगा, या अगर जो नहीं ले रहा है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है ना। उसके बाद में जैसे कि हम लोग छोटी छोटी चीजों में क्या करते हैं हम लोग कि डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे या हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। जैसे थोड़ी सी दर्द हो रही है तो हम लोग पेन किलर लेने पहुंच जाते हैं, है ना। थोड़ा सा कुछ हुआ तो और कुछ दवाई खाना स्टार्ट कर देते हैं, एंटीबायोटिक बहुत मात्रा में लेना चालू कर देते हैं। तो मेडिसिन के ज्यादा सेवन की वजह से भी क्या होता है कि हमारा पैंक्रियाटिक जो सेल्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, है ना। तो उसके वजह से फिर हमारे पैंक्रियाज में स्वेलिंग आना और पैंक्रियाज का खराब होने का सिलसिला चालू हो जाता है। तो बहुत ज्यादा दवाइयों का, गलत चीजों के दवाइयों का, है ना, छोटी छोटी चीजों में जो हम दवाई खाते हैं, ऐसी दवाइयों के सेवन से भी हमारा पैंक्रियाज खराब हो सकता है। तो हमको इन दवाओं से भी बचना होगा, है ना, इन दवाओं से हमको बचना होगा। हमको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में छोटी छोटी फालतू की दवाइयों को हमको नहीं खानी है ना। जितनी हमको जरूरत है, अगर किसी गंभीर बीमारी है या अगर किसी चीज में ज्यादा ही जरूरत है, तब हम उस मेडिसिन या दवाई को हमको लेनी चाहिए। इससे हम अपने लीवर और पैंक्रियाज दोनों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। कभी कभी वायरल इन्फेक्शंस के, ज्यादा वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी
पेंक्रियाज को भी दिक्कतें होती हैं। तो वायरल इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए हम साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं और अच्छी चीजों का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद में ट्राइग्लिसराइड का जैसे स्तर है ना। अ, हमें हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसके 3 भाग होते हैं ना। जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। अगर ट्राइग्लिसराइड के स्तर बढ़ता है, अगर आपके उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसमें अगर ट्राइग्लिसराइड का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसकी वजह से फैट बनता है। पेंक्रियास में फैट बनता है जो पेंक्रियास को कार्य करने के लिए बाधित करती है। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो उसको भी आप कम करने के लिए काम कर सकते हैं या उसके अनुरूप भोजन ले सकते हैं। उसके बाद में है इन सारी चीजों का तोड़ एक ही है कि आप अपने दिनचर्या को बेहतर बनाएं। सबसे पहला चीज है आप अपने दिनचर्या को बेहतर बनाना होगा आपको, है ना। जैसे कि आपके सोने बैठने का समय, है ना। आप जैसे रात को लेट नाइट सो रहे हैं, दिन में लेट, सुबह मॉर्निंग में लेट उठ रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजों को आपको चेंज करना होगा। आपको रात में जल्दी सोना होगा और मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना होगा। ये तो हो गया आपका दिनचर्या का पहला पहला भाग या पहला लाइन हो गया, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जैसे आज हमने सुबह सुबह आज हम सभी ने किया योग। हमको ऐसा योग करना है जिससे हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारे शरीर के हर एक अंग जागृत हो जाएं और एक मतलब एनर्जी से भर जाएं। हम सुबह सुबह योग इसीलिए करना है क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे लीवर है या पेंक्रियास, हम आज पेंक्रियास की बात कर रहे हैं। तो पेंक्रियास, अगर किसी को लग रहा है कि पेंक्रियास में दिक्कतें हैं या पेंक्रियास नहीं भी दिक्कत है उसमें, तो उसको स्वस्थ रखने के लिए भी हम एक अच्छा योग कर सकते हैं, जैसे कि हमें मिथिलेश सर रोज रोज करा रहे हैं, है ना। तो ऐसा योग हमें प्रतिदिन करना है जिससे हमारे सारे सारे ऑर्गन्स अच्छे रह सकें। और पेंक्रियास को अच्छे रखने के लिए भी सर ने एक आसन, सबको यहाँ हमारे जितने भी जुड़े हुए हैं साथी, उनको पेंक्रियास को स्वस्थ रखने के लिए भी एक योग बताया है। तो उसको भी हम अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा नंबर का जो स्तंभ रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिसके